नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाई भाई का बंटवारा। यह कहानी है रवि और अमित, दो भाइयों की, जिनकी पत्नियों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। रवि अमित का छोटा भाई है, जो एक ही घर में एक साथ रहते हैं, लेकिन दुनिया वालों की नज़र में दोनों का रहना बिल्कुल अलग अलग था। सिर्फ वह एक घर में इसलिए रहते थे ताकि समाज में वह दिखा सके कि वह बहुत अच्छा परिवार है। रवि जो छोटा था वह घर की ऊपरी मंजिल में रहता था। एक दिन रवि के बच्चे छत पर क्रिकेट खेल रहे थे तो नीचे बहुत तेज आवाज आ रही थी। जेठानी के बच्चों का एग्जाम था तो नीचे पढ़ाई कर रहे थे। तो जेठानी बोली, ऊपर इतनी तेज क्रिकेट मत खेलो, नीचे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। ये सब सुनकर देवरानी को लड़ने का मौका मिल गया। उसने बोला, अब क्या तुम यह चाहती हो कि मेरे बच्चे क्रिकेट भी ना खेलें? तुम्हें मेरे बच्चों से इतनी ज्यादा चिढ़ किस बात की है? ऐसा बोलकर वह ऊपर चली जाती है और शाम को जैसे ही रवि घर आता है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें बताती है। जेठानी जी हमारे बच्चों को खेलने नहीं देती, जब भी बच्चे खेलते हैं तो वो उनको डांटती हैं। ऐसी बातें करके रवि के कान भर देती है। अब रवि जो अभी थका हारा अपने घर आया था और बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा था, उसका दिमाग वैसे ही गर्म था और गर्म हो जाता है। वह नीचे जाकर अपने भाई को खरी खोटी सुनाता है और बोलता है, क्या तुम मेरे बच्चों को खेलने भी नहीं देना चाहते हो? इतनी ज्यादा तुम्हें चिढ़ किस बात की है? अमित रवि को बचपन से ही बहुत प्यार करता था। अपने छोटे बच्चों की तरह उसको पाला था और उसको गुड्डू कहकर बुलाता था। रवि की बातें सुनकर अमित बोला, गुड्डू तुझे कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। लेकिन गुड्डू कहाँ मानने वाला था, उसके तो कान भर दिए गए थे। उसने अमित को उल्टा सीधा बोला और ऊपर चला गया। अब ऐसे ही घर में रात दिन किसी न किसी बात पर देवरानी और जेठानी में क्लेश होता रहता था। देवरानी जो अपने आप को थोड़ा जेठानी से बढ़कर मानती थी, वह सोचती थी कि मैं कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और होशियार हूँ। इसी बात का उसको घमंड था। एक दिन देवरानी छत पर कपड़े इस तरीके से डालती है कि जेठानी का आंगन पूरा गीला हो जाता है और उसमें कई बार बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं और उनको चोट भी लग जाती है। तब जेठानी बोलती है कि इन कपड़ों को कहीं और डाल दो, यहाँ नीचे पानी हो रहा है और बच्चे गिर रहे हैं। यह सब बातें सुनकर देवरानी लड़ने को आ जाती है और बोलती है कि अब हम कपड़े भी नहीं सुखा सकते। इस घर में तुम मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। इस तरीके से दिन रात उनके घर में क्लेश होता रहता था। दिन भर की यह सब बातें देवरानी अपने पति रवि को बताती है और फिर रवि यह सब बातें सुनकर बोलता है, मुझे लगता नहीं इतना सब कुछ यह लोग कर रहे होंगे जितना तुम मुझे बता रही हो। कविता जो रवि की पत्नी है वह कहती है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? और कविता रोने लगती है। तो रवि कहता है, ठीक है, अब मैं इन लोगों की हरकतों पर नजर रखूंगा। वह घर के आंगन में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है और कविता से बोलता है, देखो अब मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, अब यह लोग जो भी करेंगे मुझे मेरे मोबाइल पर दिखता रहेगा और अब तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इन लोगों की हरकतों को मैं मोबाइल पर ही देख लूंगा। ऐसा बोलकर वह घर से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब रवि अपने काम के सिलसिले में बाहर गया होता है तो वह अपने मोबाइल पर अपने घर की गतिविधियों को चेक कर रहा होता है। तो वह देखता है कि एक गाड़ी अचानक से उनके गेट पर रुकती है और उसमें से एक आदमी दरवाजा खटखटाता है। रवि का भाई अमित जो कि घर में ही होता है दरवाजा खोलता है। वह आदमी पूछता है, रवि का घर कौन सा है? तो रवि के बड़े भाई उनसे बोलते हैं, रवि का घर यही है। तुम कौन हो? क्या काम है रवि से तुम्हें? हमें रवि चाहिए, हमें रवि से काम है। उसने इस गाड़ी का लोन जमा नहीं कर रखा है। अगर 4 दिन के अंदर लोन जमा नहीं करा तो हम उसको कोर्ट में लेकर जाएंगे और उसकी गाड़ी उठाकर ले जाएंगे। यह सब बातें सुनकर अमित बहुत घबरा जाता है। लेकिन अमित रवि को बहुत प्यार करता है तो वह उन लोगों से पूछता है, कितने रुपए भरने होंगे? तो वह बोलते हैं 2 लाख जमा करने हैं। अब अमित एक सरकारी कर्मचारी था। वह अंदर जाता है और एक चेक साइन करके 2 लाख भर देता है और रिकवरी वालों को दे देता है। रवि यह सब अपने मोबाइल में देख रहा होता है, लेकिन उसको यह समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब चल क्या रहा है।
अब जब शाम को रवि घर आता है तो वह देखता है कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया है कि तुम्हारा कार लोन भर दिया गया है। इस टाइप का मैसेज अपने मोबाइल पर देखकर वह हैरान हो जाता है कि उसने तो कोई लोन नहीं भरा, फिर उसका लोन किसने भरा। तो वह फिर अगले दिन लोन ऑफिस में फ़ोन करता है। वहां से पता चलता है कि वह लोन उसके बड़े भाई ने भरा है। यह सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बड़े भाई को कितना गलत समझता था और उनको नापसंद करता था। आज उन्होंने उसकी इतनी बड़ी मदद की है, लेकिन रवि फिर भी यकीन करने को तैयार नहीं था। वह कुछ नहीं बोलता है और उसका बड़ा भाई उसके बारे में उसको कुछ नहीं बताता। एक दिन रवि जब अपनी स्टेटमेंट चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वह पैसे वाकई में उसके बड़े भाई अमित ने भरे हैं। अब वह समझ जाता है कि जिस भाई को मैं गलत समझता था उसने आज लोन के कर्ज से मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से निकाला है। अब वह शाम को अपने घर आता है तो उसकी पत्नी फिर कुछ ना कुछ बोलकर उसके कान में भर रही होती है। उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार रवि उसे बोलने देता है। मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जैसा तुम बोल रही हो। अब उसकी पत्नी परेशान हो जाती है कि यह कैमरा तो बड़ी आफत लगवा ली है, इससे तो मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। कविता ये सब ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसको अपनी जेठानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसमें कविता की भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि कविता की सहेलियां इस तरीके से उसको भड़का दिया करती थी जिसकी वजह से उसके मन में अपनी जेठानी के लिए नफरत हो जाए। वैसे कविता दिल से बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन रवि और उसकी पत्नी बाजार गए होते हैं तो अचानक से कविता का भाई उसके ससुराल आ जाता है। रवि और कविता बाजार में थे, इस वजह से वे अपने भाई से बोलती है, तू घर मत जाना, वहां ताला लगा होगा, हम अभी पहुंचेंगे थोड़ी देर में, तब आना। कविता ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जेठानी उसके भाई का मान सम्मान नहीं करेगी। लेकिन जब उसका भाई उससे बताता है, मैं तो घर में ही बैठा हूँ और मुझे तो काफी टाइम हो गया है, इन लोगों ने तो चाय पकौड़ी भी खिला दिए और थोड़ी देर में मेरे लिए खाना भी बन जाएगा, तुम आराम से आना, मेरी चिंता मत करो। यह सुनकर देवरानी सोचने लगती है कि भाभी को मैं कितना गलत समझ रही थी। आज मेरे मायके से मेरा भाई आया तो उन्होंने बिना सोचे समझे उसको इतना मान सम्मान दिया। यह सब सोचकर कविता का मन थोड़ा भर आता है और उसकी सोच बदल जाती है। लेकिन अभी भी वे अपनी जेठानी से बात नहीं करती क्योंकि उसकी सहेलियां उसको भड़काने में लगी रहती हैं। इसी वजह से वे अपनी जेठानी को अच्छा नहीं मानती। एक दिन जब बड़े भैया और भाभी घर में अपनी सालगिरह मना रहे होते हैं तो रवि का मन नहीं मानता और वह नीचे अपने भाई की सालगिरह के लिए चला आता है और उसके बच्चे भी आ जाते हैं। लेकिन उतने में ही उसकी पत्नी कविता चिल्लाते हुए आती है और बोलती है कि तुम मुझसे बिना पूछे कैसे नीचे चले आए, क्यों आए इन लोगों के यहाँ। यह सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाने वाला ही होता है। तभी उसकी जेठानी बीच में आ जाती है और रवि से बोलती है, खबरदार, अगर तुमने इस पर हाथ उठाया तो अगर कविता को पसंद नहीं तो तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए क्योंकि वह तुम्हारे लिए इस घर में आई है और वह तुम्हारी पत्नी है, पत्नी का साथ देना चाहिए। फिर कुछ देर बाद सबके सामने रवि अपनी पत्नी से बोलता है, तुमको पता भी है मैं कितने कर्ज में डूबा हुआ था और इन्होंने बिना बताए मेरी मदद करी, और जब तेरा भाई आया था तो तुझे लग रहा था कि मेरे भाई को कौन देखेगा, तब भी भाभी ने कितने अच्छे से तेरे भाई का मान सम्मान किया। ये सब बातें सुनकर कविता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी जेठानी और भैया से माफ़ी मांगती है। उसके बाद अमित अपने भाई को प्यार से गुड्डू बोलता है और दोनों गले मिल जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को कसम खाकर बोलती हैं कि अब हम दोनों बहनों की तरह इस घर में रहेंगे और पूरा परिवार हंसते खेलते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।